टू IITian सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए आज हम अरिथमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत। तो देखिए औसत क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे क्लास में क्या है कि कुछ मोटे लोगों का समूह होता है और कुछ पतले लोगों का समूह होता है। तो जो संख्या में ज्यादा होता है तो हमारा जो औसत होता है वो उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक, जैसे अगर क्लास में मोटे लोग ज्यादा हैं तो हमारा जो औसत होगा वो मोटे लोगों की तरफ होगा, और क्लास में अगर पतले लोग अगर संख्या में ज्यादा हैं तो जो हमारा औसत होगा वो क्या होगा, वो क्लास में पतले लोगों के हिसाब से आएगा। ठीक, और कई तरीके के आंकड़े हो सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे विभिन्न प्रकार के आपके आंकड़े हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम औसत निकालेंगे हम क्या करेंगे, आंकड़ों को जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या से हम भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा तरीका होता है औसत को निकालने का। ठीक, अब देखिए औसत की परिभाषा क्या होती है, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए तो अब औसत की परिभाषा देख लेते हैं। तो औसत की परिभाषा ये आपके सामने लिखी है, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि है जो दी गई राशियों के योग में उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक, तो अब देखिए इसमें औसत परिभाषा के अनुसार क्या है कि हमारे पास जो भी सारी राशियां हैं हम उन्हें जोड़ देंगे और राशियों की संख्या से अगर हम भाग कर देंगे तो जो हमें मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक, अब औसत को ये जो परिभाषा जो आपके सामने लिखी है, अगर आप इसे फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहें, फॉर्मूले के पदों में लिखना चाहें तो फॉर्मूले के भी पदों पर हम लिख सकते हैं इसको। चलिए देखिए, ठीक है, तो ये औसत का फॉर्मूला हमने ये आपके सामने लिख दिया है। औसत का फॉर्मूला ये होता है दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें राशियां दी होंगी हम उन्हें जोड़ देंगे और जो राशियों की संख्या होती है उससे हम भाग कर देंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ राशियां हैं, ठीक, जैसे हमने ले ली है राशियां, ये आपकी हैं राशियां x1, x2, x3, x4, x5 और डॉट 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 ऐसे बढ़ते हुए अगर हम जाएं तो आपकी xn। ठीक, राशियां आपकी कुछ इस तरीके से हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये कोई सीरीज नहीं है। ठीक, ये आपकी कोई श्रेणी नहीं है। ठीक, अब इसमें x1 की अब राशियां हैं तो x1 की भी वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकती है, x2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, कुछ भी हो सकती है, आपकी जो वैल्यू होगी वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ठीक, कुछ भी हो सकती है। ठीक, और x3 की भी वैल्यू आपकी यहां पर कुछ भी हो सकती। ठीक, इसी प्रकार से x4 भी आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती। ठीक, तो अब इसके अनुसार अगर हम औसत की परिभाषा से अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमें तो इनको जोड़ देना चाहिए। तो ये आपका औसत हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, xn। और अब इन राशियों की संख्या क्या है, इन राशियों की संख्या कितनी है, n है। भाई एक से लेकर के हम जा रहे हैं तो राशियों की संख्या हमें कितनी मिल जाएगी, n मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका n हो गया। ठीक, और इसी को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो x1, x2, x3, x4 और xn तक जब हम जोड़ रहे हैं तो इस पूरे इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा xn। ठीक, सिग्मा xn, और यहां पर हम क्या ले लेंगे, n इज इक्वल टू 1। ठीक, से लेकर के n तक हमें जाना है। ठीक, बटे m। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ठीक, अब ये आपने क्या लिख लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने लिख लिया। ठीक है,
और इसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे, अगर हमें दी हुई राशियों का योग निकालना है तो देखिए राशियों का योग हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए इसी फॉर्मूले की सहायता से अगर हम दी हुई राशियों का योग हम निकालेंगे तो आपका यहां से दी गई राशियों का योग अगर हम निकालेंगे तो ये आपका यहां पर तिर्यक गुणा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या। ठीक, औसत गुणा राशियों की संख्या। ठीक है, तो दी गई राशियों का योग। ठीक, और इसी को अगर हम कुल योग बोल दें तो कुल योग बराबर आपका ये हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है और ये आपका है दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2 है आपका। ठीक, अगर मान लीजिए आपको सवाल में कभी औसत दे रखा है और राशियों की संख्या दे रखी है, ठीक, तो आपको कुल योग निकालना है तो कुल योग बराबर आपका हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब ये आंकड़े आपके सामने, औसत आपको बताना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको। 59, 84 प्लस 44 प्लस 98 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 58 बटे कितने हैं, ये 7 है कुल, तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 413 बटे 7, भाग करेंगे कितना हो जाएगा 59, तो 59 आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर हमें x का मान चाहिए तो हम क्या कर देंगे, देखिए औसत तो आपका 15 है, तो आंकड़ों को जोड़ करके हम क्या कर देंगे 15 के बराबर कर देंगे। तो 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 15 बटे में क्या हो जाएगा, आंकड़ों की कुल संख्या 7 है। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 105। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 33 प्लस x प्लस और ये 21 14 15 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, और 105 बराबर आपका हो जाएगा 93 प्लस x। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। ठीक, x की वैल्यू 12, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 0, 2 और 4 से बनी हमें लघुत्तम। ठीक, तो देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगी, 0, 2, 4 से अगर हम बनाएंगे तो आपकी जो संख्या बनेगी वो लघुत्तम जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, 204 बनेगी। ये कोई संख्या नहीं है, 0, 2, 4 ऐसे लिख दिया तो ये इस तरीके से कोई संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 ही अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या में कभी भी यहां पर आपका 0 नहीं हो सकता है। ठीक, तो 204 हो जाएगी आपकी लघुत्तम और 420 आपकी हो जाएगी वृहत्तम। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 4, 2, 6, 624 बटे 2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 312। 312 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आते हैं, समांतर श्रेणी। तो अब देखिए समांतर श्रेणी पढ़ाने का यहाँ पर मकसद क्या है, थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग होता है जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते हैं, पूर्ण संख्याओं का औसत निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, इनके योग की जरूरत होती है और योग को निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि कोई श्रेणी आपकी A
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक। और इस तरीके से बढ़ती जा रही है, कहां तक? अप टू n टर्म्स, ठीक है। n पदों तक अगर बढ़ती जा रही है तो इसका जो nवां पद हो जाएगा वो आपका हो जाएगा tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये आपका nवां पद का फॉर्मूला है, ठीक। और n पदों का योग अगर पूछेगा तो n पदों का योग हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आपका n/2 a प्लस l, जहां पर ये आपका a क्या है? a है आपका लास्ट टर्म, सॉरी l आपका है लास्ट टर्म, ठीक, अंतिम पद। ठीक, और ये आपका a है आपका प्रथम पद, ठीक। या हम ये दे सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। यहां पर d क्या है? d है हमारा सर्वांतर है, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है आपका d, ठीक। और a आपका प्रथम पद है, n आपका प्रदर्शित कर रहा है पदों की संख्या को, ठीक। n आपका पदों की संख्या को निरूपित कर रहा है, ठीक है। n आपका बता रहा है कि अगर हमारे पास श्रेणी है तो उसमें कुल कितने पद हैं, ठीक, पदों की संख्या को निरूपित कर रहा है। ओके, तो चलिए देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक। अब ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद भी रखना है। कैसे आता है ये फॉर्मूला, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, आपका जो एवरेज है, ठीक, एवरेज आपका क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। तो अब देखिए, अगर n पद हैं तो आपके किस तरीके से होंगे? 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है। तो पद आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक। तो देखिए, पहला पद आपका 1 है, दूसरा पद आपका 2 है, तीसरा पद आपका 3 है, चौथा पद आपका 4 है, ठीक। तो हमें क्या मिल रही है? एक सिमेट्री मिल रही है। तो हमारा जो nवां पद हो जाएगा वो आपका n हो जाएगा, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n, बटे में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका n, ठीक, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। अब देखिए, अगर हम सम निकालेंगे तो जो हमने एपी का जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसके अनुसार हम निकालेंगे इसका सम, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा n/2, प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस n, ठीक। और बटे में आपका क्या हो जाएगा? n, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये n से n हमारा कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा n+1/2, ठीक। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपको कभी भी नहीं भूलना है। कई सारे सवालों में ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो देखिए, सम संख्याएं आपकी क्या होती? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपकी 2 से विभाजित हो जाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, ठीक। तो इसका जो औसत होता है वो आपका होता है n+1, ठीक। कैसे आता है देखते हैं। तो देखिए, आपका जो एवरेज होता है, जो आपका औसत होता है, वो आपका क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। तो पहला पद हो जाएगा 2, दूसरा पद हो जाएगा 4, तीसरा पद हो जाएगा आपका 6, चौथा पद हो जाएगा आपका 8, और इस तरीके से आपका
जो आपका nवां पद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 2n। ठीक, कैसे होगा? इसका कारण ये है कि देखिए आपको जितने भी पद मिल रहे हैं वो आपके 2 के गुणज में मिल रहे हैं। ठीक, 2 के गुणज में, 2 के मल्टीपल में मिल रहे हैं। तो देखिए आपका जो पहला पद है वो 2, वो है आपका 2 गुणा 1। ठीक, और जो चौथा पद है, सॉरी, जो आपका दूसरा पद है 4, वो है आपका 2 गुणा 2। ठीक, और तीसरा पद है आपका 6। ठीक है, वो है आपका 2 गुणा 3। चौथा पद है आपका 8, 2 गुणा 4। ठीक, तो आपको एक सिमेट्री दिख रही है। ये आपको क्या मिल रहा है? ये आपका जो फैक्टर है जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, ये आपका 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो यानी कि अगर nवां पद होगा तो उसमें भी ये 2 रहेगा। ठीक, और ये 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 गुणा n। तो ये आपका जो nवां पद आपको यहां पर मिलेगा वो क्या मिलेगा 2n मिलेगा। ठीक, ये आपका जो nवां पद मिलेगा आपको 2n मिलेगा। ठीक, और पदों की संख्या इसमें n है। ठीक, अब पदों का योग क्या हो जाएगा? प्रथम पद n/2 गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो ये आपका 2 + 2n बटे में आपका है n। ठीक, तो ये आपका n/2 गुणा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 1 + n अपॉन n। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा n + 1 हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा n + 1 मिल जाएगा। तो हमें निकालना है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? जब सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो विषम संख्याएं वो होंगी जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ये आपका होता है n। आपको याद रहना चाहिए, ये इसका मान होता है n। ठीक, तो देखिए आप जितने ज्यादा आप सूत्र आप याद रख लेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ स्टैंडर्ड अगर आप याद रख लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में आपका सॉल्व होता है वो क्वेश्चन आपका 4 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आपका 4 से 5 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, तो आपको जो कठिन क्वेश्चन है, ठीक, जो आपके कठिन क्वेश्चन है उनको आपको करने के लिए ज्यादा आपको समय मिल जाएगा। ठीक, जो आपके देर से सॉल्व होते हैं, जो 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट में सॉल्व होते हैं, तो उनमें आपको समय थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक, तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो आपका क्या होता है n होता है। ठीक, अब विषम संख्याएं आपकी किस प्रकार होती हैं? आपकी 1 3 5 7 9। ठीक, और इस तरीके से आपका बढ़ते हुए क्रम में, ठीक, कहां तक जाएंगे? n पदों तक जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए ये आपका क्या है? ये आपकी एक श्रेणी है जिसका प्रथम पद आपका a आपका क्या है 1 है, और सर्वांतर आपका कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 2 है। ठीक, अगर इसके n पदों का योग अगर हम करेंगे, ठीक, तो Sn बराबर आपका क्या हो जाएगा n/2 गुणा 2 गुणे a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, ये आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक, तो ये आपका n/2 गुणा, और आपका फर्स्ट टर्म है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस n-1 गुणा 2। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा n/2, और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2n 2n-2। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया है, और n/2 गुणा ये कितना हो जाएगा 2n हो गया, तो यहां पर भी 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा n²। ठीक, और जब आप औसत निकालेंगे तो जो आपका एवरेज आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपने पदों का योग निकाल लिया n², तो n² बटे आपका n। ठीक, तो
तो n की एक पावर कम हो जाएगी, तो आपको जो औसत मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा औसत। तो हमें निकालना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। फॉर्मूला आपका इसका होता है n+1 गुणा 2n + 1/6। ठीक, अब देखिए एवरेज हम इसका कैसे निकालते हैं। देखिए अगर n प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनके पदों का अगर हम औसत ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका अंश में क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा पदों का योग हो जाएगा। तो ये आपका n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस इस तरीके से करते हुए आपका बाद में हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, बटे n। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर हो गया। ठीक, बटे n। ठीक, अब देखिए ये जो आपका सिग्मा n स्क्वायर है, इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है n/6 गुणा n+1 गुणा 2n+1। ठीक, और बटे में आपका क्या है, बटे में है आपका n। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूले का मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराना चाहता। क्यों, क्योंकि अगर इसको अगर पढ़ने लगेंगे तो हम टॉपिक से अलग चले जाएंगे, हम लोग फिर चले जाएंगे मिसलेनियस सीरीज में, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो आपके किसी काम का है नहीं। ठीक, तो सीधा सीधा फॉर्मूला इसका ये होता है आपका n/6 गुणा n+1 गुणा 2n+1। ठीक, तो n से n आपका कट जाएगा और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो आपका सूत्र बन जा रहा है वो आपका n+1 गुणा 2n+1/6। ठीक, और ये फॉर्मूला भी आपको जरूर याद होना चाहिए। और बाय द वे अगर ये फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो कम से कम आपको सिग्मा n स्क्वायर याद होना चाहिए, कि सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप क्या करोगे, तुरंत आप 1 मिनट में आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे और ये आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो इसका भी आपका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n गुणा ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब देखिए अगर हम योग निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो आपको अंतिम पद मिलेगा n क्यूब बटे में क्या है, n है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n गुणा n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे में है आपका n। ठीक, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहां से अगर n बाहर निकालेंगे तो आपका क्या बाहर निकलेगा, n स्क्वायर बाहर निकलेगा। ठीक, और ये अंदर का जो है ये आपका हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक, और बटे में क्या है, n। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर n स्क्वायर है, यहां पर n है, तो एक n से n कट जाएगा। ठीक, तो आपको जो औसत मिल जाएगा वो आपका औसत हो जाएगा n+1 का n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला है और ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और सिग्मा n क्यूब यानी n पदों के घनों का योग, ये आपका फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है इसको याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए आप लोगों ने पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहले ही आप लोगों ने एक फॉर्मूला इससे मिलता जुलता आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है n पदों का योग। n पदों का योग जब हम निकालते हैं तो ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n पदों तक जाते हैं तो आप लोगों ने इसके लिए इन n पदों के योग के लिए फॉर्मूला पढ़ा है n गुणा n+1 बटे 2। ठीक, ये जो फॉर्मूला पढ़ा है
यहां पर इसी फॉर्मूले का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक, इस फॉर्मूले का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें n पदों के घनों का योग मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग से इसको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से आपको याद रखना है कि n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर घनों का योग चाहिए तो हम इसमें क्या कर देंगे, होल स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, और ये सब आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो देखिए ये हमारे सामने है, यदि दी हुई संख्याएं एक श्रृंखला में हो तथा उसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद, प्रथम संख्या या प्रथम पद आप लिख सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक, बस ये हमारा हो जाएगा। ठीक, देखिए 100 बात की एक बात यह है कि अगर कोई हमें श्रेणी, अगर हमें समांतर श्रेणी में दे रखी है, कोई श्रेणी हमारे सामने समांतर श्रेणी में है और उसका प्रथम पद भी ज्ञात है, अंतिम पद भी ज्ञात है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। सिंपल सी बात ये है। ठीक, कुछ नहीं करना है। अगर कोई श्रेणी अगर हमें ज्ञात है, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। अब चलिए देखिए ये चीज कैसे आती है। तो आप लोगों ने पढ़ा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग आप लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो Sn आपका आया था आपका n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और n/2। ठीक, अब ये 2a है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा है d। ठीक, अब देखिए ये आपका जो a प्लस n-1 इंटू डी है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या है, ये आपका श्रेणी का nवां पद है। और जब हम अभी तक पढ़ रहे थे कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n सम पदों का योग, ठीक, प्रथम n विषम पदों का योग, तो n जो होगा वो आपका अंतिम पद ही तो होगा। ठीक, तो अंतिम पद होगा तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद। देखिए कोई भी श्रेणी की जब शुरुआत होती है तो अगर मान लीजिए आपकी कोई सीरीज अगर आपको दे रखी है तो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी होगी, ये आपका हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक, और इस तरीके से बढ़ते रहेंगे और आपको जो अंतिम पद मिल जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर प्रथम पद a हो जाएगा और अंतिम पद हमारा ये हो जाएगा। ठीक, और इन्हीं दोनों को जोड़ करके हमें 2 से भाग कर देना है। ठीक, अब देखिए ये तो आपका n पदों का योग है, अगर हमें औसत निकालना है तो हमें क्या करना होगा, n से भाग करना होगा। तो n से जब भाग करेंगे तो आपका n से n आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा प्रथम पद और ये हो जाएगा अंतिम पद। तो आपको मिल जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, और इसमें प्रथम पद जो आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है a और अंतिम पद आपको दिख रहा है n-1, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और इस पूरे को अगर आप थोड़ा फैंसी नाम देना चाहें तो आप इसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं l। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस l/2। ठीक, जैसे आपको फॉर्मूला आपको याद करना हो आप याद कर लीजिए। फॉर्मूले आपकी टिप्स पे होने चाहिए, आपको सभी फॉर्मूले आपको लगभग याद होने चाहिए। ठीक, और प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 अगर सीधे याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। के प्रथम n गुणजों का औसत। ठीक, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है k गुणा
n+1/2। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे होता है। देखिए गुणज का मतलब होता है जब मान लीजिए किसी संख्या का हम पहाड़ा लेते हैं, ठीक, तो जैसे तो जब भी आप कोई पहाड़ा लिखते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर उस टर्म का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ठीक, जैसे आप 17 का पहाड़ा ले रहे हैं, ठीक, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक, चलिए बोर्ड में लिख देते हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक, और इस प्रकार से हम बढ़ते जा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 17 धाम 170। ठीक, तो अगर गुणज की बात करें, ठीक, तो गुणज की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, ये 17, 34, 51, 170, ये सारे के सारे जो आपकी संख्याएं हैं ये आपकी सभी 17 की गुणज हैं। बात समझ रहे हैं, ये 17 की गुणज है। क्यों? क्योंकि इनमें 17 का गुणा करने से ये संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए ये आपकी जितनी भी संख्याएं आपकी लिखी ये सभी क्या है 17 की गुणज हैं। ठीक, ये आपकी 17 भी 17 की गुणज है, 34 भी आपकी 17 की गुणज है, और 51 भी आपकी 17 की गुणज है, और 17 धाम 170 भी आपका 17 का गुणज है। ठीक, तो अगर मान लीजिए के हमारा कोई गुणज है, ठीक, तो के अगर गुणज है तो अब आप लोग ये भी देख रहे हैं कि ये आपके समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी का अगर एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, तो अगर इसी प्रकार से जब अगर हम इसका एवरेज अगर हम लेंगे तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा के, ठीक, दूसरा पद आपका हो जाएगा 2k, तीसरा पद आपका हो जाएगा 3k। क्यों? क्योंकि के, अब जैसे मान लीजिए कि के का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे, के का अगर हम पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो ये आपका के हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और इस प्रकार। ठीक, अब देखिए n गुणजों का औसत हमें चाहिए तो ये आपका क्या हो जाएगा nk हो जाएगा, nk हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, प्रथम पद आपका k है, अंतिम पद आपका k है। बस इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको n गुणजों का औसत मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका k है और ये आपका nk है बटे 2। ठीक, तो k आपने बाहर निकाल लिया और अंदर हो जाएगा ये आपका 1 + n बटे 2, या इसी को लिख सकते हैं k गुणा n+1 बटे 2। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें चाहिए, तो प्रथम 50 का चाहिए। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी होती वो कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो पहली प्राकृतिक संख्या होगी 1 और अंतिम हो जाएगी 50। तो 1 + 50 बटे 2, क्योंकि इसका औसत तो वही होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 51 बटे 2। तो ये आपका हो जाएगा 25.5। ठीक, 25.5 आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का हमें समांतर माध्य चाहिए, समांतर माध्य चाहिए यानी एवरेज चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था n प्रथम n, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का हम लोगों ने औसत हम लोगों ने पढ़ा था। क्या हमने बताया था n होता है। तो यहां पर 20 प्राकृतिक विषम n प्राकृतिक विषम है। ठीक, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n पढ़ा था। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत हम लोगों ने n पढ़ा था। तो यहां पर n की जगह पर 20 है, तो 20 संख्याएं हैं तो औसत भी क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक,
ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले देख रखा है, जब मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ा रहा था तब आप लोगों ने देखा था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक। और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं, सीधे आंसर हम बता सकते हैं 20 होगा, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक, ये हमें निकालना है। तो आप लोगों ने जब n संख्याएं थी तो अब आप लोगों ने पढ़ा था n+1 गुणा 2n+1 बटे 6, ठीक। तो अब यहां पर 10 है तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह पर हम 10 रख देंगे, तो 10 + 1 गुणा 2 गुणा 10 + 1 बटे 6, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 गुणा 21, ठीक है, 11 गुणा 21 बटे 6, ठीक है। और सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 38.5, 38.5 आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। कैलकुलेशन आप देख लो अपनी तरफ से। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों ने n के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो n के लिए k गुणजों के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, तो k गुणजों के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था k गुणा n+1 बटे 2, ठीक। जहां पर n व्यक्त कर रहा है किसको, गुणजों की संख्या को, ठीक, और k व्यक्त कर रहा है कि किसका गुणज है, ठीक। तो यहां पर k की जगह पर हो जाएगा 3 और गुणजों की संख्या कितनी है, 9 + 1 बटे 2, ठीक। और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 बटे 2, ठीक। भाग करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15, ठीक। तो 15 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अब बाय द वे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो इसी को निकालने का एक दूसरा मेथड भी है। देखिए 3 के गुणज हैं, ठीक, तो 3 का पहला गुणज तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 गुणज पूछ रहा है तो अंतिम गुणज हम निकाल लेंगे। अंतिम गुणज 3 नमक कितना हो जाएगा, 27, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30, और 2 से भाग कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 15, ठीक। तो 15 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अगर एग्जाम में ये भूल जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमको एवरेज निकालना है, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है और प्रथम पद और अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो प्रथम पद है आपका 3, अंतिम पद है आपका 79, जोड़ के 2 से भाग कर दो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये आपका हो जाएगा 82 बटे 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 41 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए थोड़ा संयुक्त औसत के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने क्लास में देखा होगा, क्लास में लड़कियों का एक अलग ग्रुप होता है, लड़कों का एक अलग ग्रुप होता है, ठीक। अब लड़कियों के बारे में बात करें और लड़कों के बारे में बात करें तो उनके अगर औसत संबंधी अगर जानकारी चाहिए तो हम उनकी एवरेज लंबाई पर भी बात कर सकते हैं और एवरेज वेट पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज लंबाई पर भी बात कर सकते हैं, एवरेज वेट पर भी बात कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कि जो लड़कियों का जो औसत वेट होगा, लड़कियों का औसत वेट अलग होगा, औसत भार जो होगा, जो लड़कियों का औसत भार होगा वो अलग होगा, लड़कों का एक औसत भार होगा वो भी अलग होगा, और जो कंबाइंड होगा उसी को हम कहते हैं संयुक्त, ठीक। जब लड़के और लड़कियों को अलग अलग मिला करके पूरी क्लास का जब हम औसत भार ले लेते हैं तो वही क्या होता है, संयुक्त भार होता है। अगर औसत के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, वो किसी भी चीज का औसत होता है, वो आपका संयुक्त औसत भी कहलाता है, ठीक। और अगर किसी और फैक्टर पे बात कर लें तो मार्क्स पे बात करें, जैसे मान लीजिए क्लास में मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, ठीक, तो लड़कियों के औसत जो औसत प्राप्तांक होंगे वो अलग होंगे, लड़कों के औसत प्राप्तांक अलग होंगे, पूरी क्लास के औसत प्राप्तांक अलग अलग होंगे, ठीक, अलग होंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो प्राप्त किया जाता है औसत, उसे हम कहते हैं संयुक्त औसत। अब देख लीजिए ये हमारे सामने परिभाषा है, इसको पढ़ता हूं मैं।
यदि किन्हीं दो समूहों का औसत अलग अलग दिया हो तो उन दो समूहों का औसत संयुक्त औसत कहलाता है। ठीक, जब दो समूहों का, जैसे मान लीजिए कि एक दल है, ठीक, एक दल है ए, एक दल है बी, ठीक, अब इसका औसत कुछ आ रहा है और इसका औसत अब कुछ आ रहा है, ठीक। अब दोनों को मिला करके अगर हम एवरेज निकालें, ठीक, दोनों को मिला करके एवरेज निकालें, तो अगर कंडीशन फेवर में नहीं है, अगर इसकी वैल्यू अगर अलग अलग होगी तो ये भी हमारा क्या होगा, अलग होगा, ठीक। मतलब जो ए का जो एवरेज होगा, ग्रुप ए का जो एवरेज होगा वो अलग होगा, ग्रुप बी का एवरेज होगा अलग होगा, और ए और बी को अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, संयुक्त औसत यही होगा, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसको। यदि N1 राशियों का औसत x1 है तथा N2 राशियों का औसत x2 है, तो कुल राशियों का औसत आपका हो जाएगा N1x1 प्लस N2x2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक। अब ये फॉर्मूला हमारा होता है, लेकिन ये कैसे आएगा इस पे बात करते हैं, ठीक। तो अगर देखिए, अगर हम दोनों ही राशियों का अगर हम योग ले लें तो दोनों राशियों का एक जो योग होगा वो अलग होगा, और अगर एवरेज से, ठीक, अगर N1 राशियों का योग और N2 राशियों का योग, ठीक, अगर हम लें, ठीक, तो वो भी क्या होगा, दोनों का जो मिला करके होगा, ठीक। देखिए दोनों राशियों को हम अलग अलग जोड़ लें और एक बार हम क्या करें, दोनों राशियों को मिला करके जो योग ले लें वो हमारा क्या होगा, वो हमारा समान होगा, ठीक है। तो यही हम करेंगे, ठीक। तो देखिए N1 प्लस N2 राशियों का योग जो हमारा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, N1 राशियों का योग प्लस N2 राशियों का योग, ठीक। N1 प्लस N2 राशियों का योग बराबर होगा N1 राशियों का योग प्लस N2 राशियों का योग। अब देखिए ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इन सब का औसत हमें अलग अलग दे रखा है, ठीक। इसका हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए N1 राशियों का जो औसत है, N1 राशियों का जो औसत है वो क्या है, x1 है, N2 राशियों का औसत क्या है, x2 है, ठीक। और N1 प्लस N2 राशियों का औसत हम कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। N1 राशियों का औसत हम x1 मान लेते हैं, N2 राशियों का औसत हम N1 राशियों का औसत हम x1 मान लेते हैं, N2 राशियों का औसत हम x2 मान लेते हैं, और N1 प्लस N2 राशियों का जो औसत होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हमने कैपिटल X मान लिया है, ठीक है। और यही कैपिटल X हमें निकालना है, ठीक। तो अब देखिए N1 प्लस N2 राशियों का जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 करेंगे और कैपिटल X से गुणा कर देंगे, ठीक। और N1 राशियों का योग हो जाएगा N1x1,
N2 राशियों का योग हो जाएगा N2x2। ठीक, अब यहां से x की बात करेंगे, x ही हमारा क्या है, संयुक्त औसत है। बात को समझिए, x ही हमारा संयुक्त औसत है। ठीक, तो ये आपका N1x1 प्लस N2x2 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। ठीक, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त औसत हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो हमें समस्त राशियों का औसत हमें दे रखा है। ठीक, तो हमने समस्त यानी समस्त का मतलब हो जाएगा N1 प्लस N2 राशियों का औसत। ठीक, तो N1 प्लस N2, ठीक, इसको हमने मान लिया है कैपिटल N के। ठीक, और इनका जो औसत है वो क्या है, वो कैपिटल X है। ठीक, और N1 राशियों का औसत हमें दे रखा है X1। ठीक, और N2 राशियों का औसत X2 हमें निकालना है। ठीक, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो योग है दोनों का, दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ का योग हम बराबर कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, समस्त राशियों का योग बराबर हो जाएगा किसके, N1 राशियों का योग प्लस N2 राशियों का योग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए N1 प्लस N2, ये आपका हो जाएगा N1 प्लस N2, और ये आपका हो गया कैपिटल X, और ये आपका हो जाएगा N1x1, और ये आपका हो जाएगा N2x2। ठीक, और N1 प्लस N2 को हमने मान लिया है कैपिटल N। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा NX, और N1x1 प्लस N2x2। ठीक, तो N2x2 अगर हम ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, या ये NX माइनस N1x1 बराबर ये हो जाएगा N2x2 के। ठीक है, तो अगर हम x2 अगर हम निकालेंगे तो x2 बराबर आपका हो जाएगा किसके, NX माइनस N1x1 बटे N2। ठीक, ये N2 है, और इसे मैं लिख सकता हूं x2 बराबर NX माइनस N1x1, और इसे मैं लिख सकता हूं कैपिटल N माइनस N1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है। अगर हमें x2 राशियों का औसत ज्ञात करना हो, ठीक, और इसी प्रकार से जब हमें N1 राशियों का औसत ज्ञात करना हो, जब हमें N1 राशियों का औसत ज्ञात करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा x1 बराबर, और ये आपका हो जाएगा NX माइनस, और जहां पर N1x1 है तो वहां पर हो जाएगा आपका N2x2। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, ये आपके सामने समीकरण है। अगर देखिए ये आपको दिया हुआ है तो आपको ये निकालना पड़ेगा, और ये दिया हुआ है तो आपको ये ज्ञात करना होगा। ठीक है, बटे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N माइनस N2। ठीक, तो ये भी आपका रिजल्ट है जो आपका यूज होता है सवालों में। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने है। 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है तथा शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी, हमें पूरी कक्षा की औसत लंबाई हमें पता करनी है। तो देखिए जो एवरेज दिया हुआ है वो देखिए 30 लड़कों की अगर बात करें तो जो हमें एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 160 दे रखा है। और अब 50 में से 30 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 50 में से 30 अगर हम घटाएंगे तो 20 बॉयज का जो एवरेज होगा वो कितना है, 165 है।
तो ये कंफर्म है कि जो हमारा जो एवरेज होगा वो 160 और 165 के बीच में ही होगा, 165 के बाहर नहीं जाएगा। अगर 165 के बाहर अगर हमें 3 ऑप्शन में दिया होता तो हम क्या करते, ऑप्शन एलिमिनेट करके बिना सॉल्व किए ही हम सही आंसर पे हम क्लिक कर जाते। लेकिन यहां पर हमारे चारों ऑप्शन ही क्या है, चारों ऑप्शन ही आपके 165 से कम है। ठीक, 165 से कम है और 160 से ज्यादा भी है, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो फॉर्मूला आपका क्या था, n1x1 प्लस n2x2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, n1 30 का कितना है, 30 का है 160 प्लस और 20 लड़कों का कितना है 165 है, 20 लड़कों की औसत लंबाई क्या है 165 है। ठीक, बटे हम 50 कर देंगे। अब ये देखिए ये आपका हो जाएगा 4800 प्लस और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 330 जीरो 3300 बटे 50। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 8100 बटे 5। सॉल्व करेंगे इसको तो आपको जो औसत लंबाई मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 162 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो 162 सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए जो लड़कियों के बारे में अगर बात करें, इन लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना है, वो है 42 किलोग्राम। ठीक, और पूरी क्लास कितने बच्चों की है, 39 बच्चों की है। 39 बच्चों का जो औसत वजन है वो है 48। ठीक, अब क्या करेंगे, अब पूरी क्लास के योग में से लड़कियों का योग हम माइनस कर देंगे, लड़कियों के वजन का जो योग है वो माइनस कर देंगे। तो ये 39 गुणा 48 माइनस 26 गुणा 42 बटे और लड़कों की संख्या अगर 26 क्लास में लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 13 होंगे। ठीक है, अब ये इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा 1872 माइनस 1092। ठीक, ये गुणनफल 1092 आ जाएगा और ये आपका 13 है। ठीक, तो ये आपका 780 बटे 13 भाग देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 60 केजी हो जाएगा, 60 किलोग्राम आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब कुछ आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, 39 छात्रों कक्षा में औसत आयु जो है छात्रों की वो 15 वर्ष है। ठीक, अगर अध्यापक को मिला देते हैं तो जो औसत आयु है वो 3 महीने बढ़ जाती है। ठीक, तो 15 वर्ष है और अध्यापक को शामिल कर लिया तो 3 माह बढ़ जाएगी। ठीक, तो साल में कितने बढ़ जाएगी, अब ये 3 महीना है, इसको साल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, अब इसको परिमेय में बदलेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 प्लस 1/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 61/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अध्यापक सहित आयु का योग, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए 61/4। 61/4 गुणा कितना हो जाएगा, ये है आपका 40 हो गए ना। ठीक, अध्यापक को अगर 39 छात्रों में शामिल कर लिया तो कितने हो गए, 40 लोग हो गए और ये 4 दाम 40 और ये हो गया 610। ठीक, तो अब देखिए इसमें छात्रों की आयु का योग। ठीक, छात्र कितने 39 और औसत कितना है, औसत है 15 वर्ष, तो औसत का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 585। ठीक, 585, इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अध्यापक की आयु मिल जाएगी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 25 वर्ष आपका
बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न हमको दे रखा है 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या हमें बतानी है। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा 20, 6 गुणा 20 यानी कितना हो जाएगा? 120। ठीक, और एक संख्या हटा दी जा रही तो औसत कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है। ठीक, लेकिन संख्याएं कितनी हो जाएंगी? पहले संख्याएं थी 6, एक हटा दी गई, कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 का गुणा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 75। दोनों का हम अंतर ले लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 13 बच्चों की औसत आयु ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उस व्यक्ति ने 35 वर्ष के शिक्षक को भी शामिल कर लिया और इस प्रकार औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो गई। कक्षा की सही औसत आयु हमें बतानी है। ठीक, तो मान लीजिए कि औसत आयु हम ए मान लेते हैं। औसत आयु 13 बच्चों की कितनी है? ए है। ठीक, अच्छा, अगर औसत आयु अगर ए है, ठीक, तो आपका जो योग हो जाएगा 13 बच्चों की आयु का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13 गुणा ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए शिक्षा को जब शामिल किया जाता है तो जो औसत होता है वो आपका कितना? 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो यानी पहले औसत ए वर्ष रहा था, अब शिक्षक को शामिल कर लिया तो कितना हो गया? ए प्लस 2 वर्ष हो गया। ठीक, और योग जब हम लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 13 एक तो क्या हो जाएगा? एक तो 13 वर्ष, एक तो 13 बच्चों की आयु का योग प्लस और जो शिक्षक की आयु है उसे भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, शिक्षक की आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ठीक, अब 13 तो बच्चे हैं लेकिन एक शिक्षक और है तो लोग कितने हो गए? 14। तो 14 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 13 गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14a प्लस 28 बराबर 13a प्लस 35। ठीक है, तो ये आपका 14 में से 13 घटाएंगे ए हो जाएगा और ये आपका 35 माइनस 8 कितना? 35 माइनस 28 7 वर्ष हो जाएगा। तो 7 वर्ष आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, 7 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। कितना? जो सही औसत आयु है वो आपकी 7 वर्ष हो जाएगी। तो ये हमारे सामने प्रश्न है। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है ये हमको निकालना है। तो देखिए अगर एक आदमी रिटायर हो रहा है उसकी जगह नई भर्ती आ जा रही है तो जो पहले जो शिक्षक थे बाद में भी उतने ही रहेंगे। तो मान लीजिए कि औसत आयु अगर हम ए मान लेते हैं, औसत आयु हमने कितनी मान ली है? ए मान ली है। ठीक, और औसत आयु योग कितना हो जाएगा? योग हमारा हो जाएगा 10a। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है कि एक नया व्यक्ति आ रहा है, वो 25 वर्ष का है, वो आ गया है और जो पुराना जो शिक्षक है वो चला गया है। ठीक, तो मान लीजिए कि सेवानिवृत्त हुए शिक्षक की आयु हम x मान लेते हैं। ठीक, तो उसकी आयु हमें घटानी पड़ेगी क्योंकि वो गया है। और जो हमारा औसत है, ठीक, अभी भी क्या होंगे? जो शिक्षकों की संख्या है वो अभी भी कितनी होगी? 10 ही होगी। अभी पहले भी 10 शिक्षक थे, एक जाने के बाद एक नया आया है तो कोई चेंज नहीं होगा। और अब ये बोल रहा है कि उसके जाने के बाद जिसकी आयु x वर्ष है उसके जाने के बाद जो औसत है वो हमारा कितना? वो हमारा 3 वर्ष कम हो जाता है। ठीक, तो 3 वर्ष कम हो जाता है। अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10a माइनस 30 बराबर 10a प्लस
25 माइनस एक्स। तो 10a से 10a हमारा कैंसिल हो जाएगा, x को हम इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 30 प्लस 25 आपका हो जाएगा 55 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 55 वर्ष हो जाएगा, 55 वर्ष आपका सी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न है हमारे सामने, 5 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 436 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 344 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 554 है, तो तीसरी संख्या हमको बतानी है। ठीक, तो मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक ए, बी, सी, डी और ई हमने कुछ इस तरीके से मान लिए। तो पांचों का औसत हमें कितना दे रखा है, 436। अब पांचों का योग अगर हम निकालेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये आपका हो जाएगा 436 गुणे 5। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2180 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक, ये आपका 2180 हो जाएगा। ठीक, और ये बोल रहा है दो संख्याओं का औसत 344 है, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 688 हो जाएगा, योग आपका 688 हो जाएगा। और ये बोल रहा है अंतिम दो संख्याओं का, अंतिम दो संख्याओं का योग कितना बोल रहा है, 554 बोल रहा है। तो अंतिम दो संख्याएं कौन सी, डी और ई। प्रथम दो कौन सी, ए और बी, और ये तीसरी वाली हमको पता करनी है। ठीक, तो डी प्लस ई अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 554 में 2 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1108 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरी संख्या पता करनी है हमको, तो इन दोनों को जोड़ करके हम टोटल में से माइनस कर देंगे, हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो तीसरी संख्या आपकी सी क्या हो जाएगी, सी आपकी हो जाएगी 2180 माइनस 688 प्लस 1108। ठीक, तो ये आपका 2180 और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8816। ठीक, 8816 और ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 1796। ठीक, तो 2180 में 1796 जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 384। 384 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। यदि ए और बी की कितनी दे रखी है, 136, और बी और सी की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें बी की पता करनी है। ठीक, तो देखिए ए बी और सी है, तो ए बी और सी की ऊंचाइयों का योग कितना हो जाएगा, 148 गुणा 3, क्योंकि 3 लोग हैं, तो ये आपका हो जाएगा 444 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब ये ए और बी का हमें दे रखा है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 136 गुणे 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12 और 13 दूनी 26 1 27। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 272 हो गया। ठीक है, ए और बी की ऊंचाइयों का योग कितना हो गया, 272, और बी और सी, ठीक, बी और सी की ऊंचाइयों का योग हमें दे रखा है, ऊंचाइयों का औसत दे रखा है 125, तो योग हमें मिल जाएगा 125 गुणा 2। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से अगर इसको अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये आपका ए बी प्लस सी हमारा कितना है, 250। ठीक, और ये किसके इक्वल है, 444 के। ठीक, तो यहां से ए हमको मिल जाएगा कितना, ए हमारा हो जाएगा 444 में से हम 250 अगर हम घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 194। ठीक, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 194। ठीक, और ए प्लस बी हमारा दे रखा है 272। ठीक, तो बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 272 में से ए घटाएंगे, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 194, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 सेंटीमीटर। तो 78 सेंटीमीटर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को, तो 3 संख्याओं का योग हमें
दे रहा है 26। ठीक, तो तीन संख्याएं हम इस तरीके से मान सकते हैं, x y z। ठीक, अब औसत हमारा 26 है, तो योग हमारा क्या हो जाएगा, 26 गुणा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, एक और जानकारी हमें दे रहा है, जो पहली संख्या है वो दो संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/11 गुणा y प्लस जेड। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11/2x बराबर y प्लस जेड। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम इस इंफॉर्मेशन में हम यूज करेंगे, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 11/2x लिख सकते हैं, बराबर है ये 78 के। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13/2x बराबर 78, भाग करेंगे ये आपका 6 बार चला जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 12, तो x बराबर 12 आपका डी ऑप्शन करेक्ट। हमारा ये है 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए अगर हर संख्या में 8 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी 8 से गुणा हो जाएगा, औसत आपका 21 है तो 8 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 168, तो 168 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, आपका जो चैप्टर है वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक, कंसेप्ट हम इसका पूरा बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई पर्टिकुलर बुक के खूब सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि आप बिल्कुल इसके लिए प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन इसके अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं। यदि सभी संख्याओं में a की वृद्धि होगी तो औसत में भी a की वृद्धि होगी। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए कि कुछ हमारे सामने आंकड़े दिए हुए हैं, सब में हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक नंबर हम जोड़ दे रहे हैं, कोई एक संख्या हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि सभी आंकड़ों को हम क्या कर रहे हैं, हम 10-10 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो जो आपका औसत है वो पहले की तुलना में 10 यूनिट आपका बढ़ जाएगा। ये आपका औसत में होता है कि अगर आप सभी आंकड़ों को किसी एक संख्या से बढ़ाते हैं तो जो आपका औसत होता है वो भी आपका उसी संख्या से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक, चलिए हम एग्जाम्पल के लिए हम आपके 2 ऑब्जर्वेशन में हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी 2 संख्याएं हैं 10 और 12। ठीक है, 10 और 12। ठीक, तो इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22/2, और ये आपका हो जाएगा 11। ठीक, तो 11 हो जाएगा आपका औसत। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, 5-5 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो 5-5 हम बढ़ा दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगी, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, दूसरी वाली आपकी 17 हो जाएगी। अब अगर हम औसत लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 प्लस 17/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 32/2, तो ये आपका हो जाएगा 16। ठीक, तो आप दोबारा संख्या बढ़ाने के बाद औसत निकालने की बजाय आप क्या करें, आप 11 में सीधे 5 अगर जोड़ दें तो भी आपका जो औसत होगा वो आपका उतना ही होगा जितना आप नई संख्याओं को जोड़ करके औसत निकालेंगे। ठीक, तो अगर जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती, कोई सवाल अगर ऐसा आता है जिसमें सभी आंकड़ों को अगर किसी एक संख्या से बढ़ा दिया जाता है तो जो हमारा औसत होता है वो भी आपका कितना होता है, उसी संख्या से बढ़ जाता है। ठीक, तो ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको याद रखना है कि अगर सभी संख्याओं में a की वृद्धि होगी तो औसत में भी a की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आपका दूसरा पॉइंट ये है, यदि सभी संख्याओं में a की कमी होती है तो औसत में भी क्या हो जाएगी, a की ही कमी हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे वृद्धि होती वैसे ही आपकी कमी होती है। ठीक, तो
तो जैसे मान लीजिए सभी आंकड़ों को हमने क्या किया, सभी आंकड़ों में ए की हमने कमी कर दी, तो आपका औसत अगर पहले ए रहा होगा, ठीक, और आपने सभी आंकड़ों में ए की कमी कर दी, तो आपका जो औसत हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपकी औसत में आपकी कमी होती है। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो वृद्धि अगर होगी तो नया औसत आपका ए प्लस ए होना चाहिए, ठीक। ये आपका कमी को प्रदर्शित कर रहा है और ये आपका वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बात ये भी है। तीसरा पॉइंट आपका ये है, यदि सभी संख्याओं में ए से गुणा करा जाता है तो औसत में भी ए का गुणा हो जाएगा। तो चलिए पहले अगर अब इससे रिलेटेड हम एक सवाल भी हम कर चुके हैं, जो आपका आखिरी सवाल था वो इसी पॉइंट पर बेस्ड था कि अगर सभी आंकड़ों में अगर हम क्या करते हैं कि किसी एक संख्या से गुणा कर देते हैं तो औसत में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए पहले औसत अगर ए था, ठीक, और सभी संख्याएं जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं अगर हम मान लीजिए उनमें 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक, तो सभी संख्याओं में गुणा हो जाता है, सभी संख्याओं में पांच से अगर गुणा हो जाता है तो औसत में भी 5 का गुणा हो जाएगा, औसत में भी आपका 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका, यदि सभी संख्याओं में ए से भाग किया जाता है तो औसत में भी ए से भाग हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब यह है कि अगर हम सभी आंकड़ों में अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो औसत में भी उसी संख्या से हमें भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका आखिरी पॉइंट था और इसी के साथ आपका जो औसत का जो चैप्टर है वो आपका कंसेप्ट के हिसाब से खत्म हो चुका है, ठीक। जितनी थ्योरी होती है मैक्सिमम थ्योरी मैंने करवा दी है। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपके लिए क्या करूंगा कि जो आर.एस. अग्रवाल किताब होती है उसके कुछ क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा ताकि आपने जो पढ़ा है, आपके जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसमें आपको प्रैक्टिस अगर आप करते रहें तो आपके अंदर थोड़ी सी परिपक्वता आ सके। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, ठीक। धन्यवाद।